रूहानी ने जैसे ही रेहान को अपनी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए देखा तो वो वहाँ से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे सच में कोई भूत पड़ गया हो। रूहानी को ऐसे भागते हुए देख रेहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और तेज आवाज़ में कहा, रूहानी शर्मा, चुपचाप वहीं रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रूहानी भागते हुए बोली, मेरा दिमाग खराब है जो मैं रुकूंगी। कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। घर के बाकी सर्वेंट मुंह खोले उसे देख रहे थे। रेहान ने उन सबको घूर कर देखा तो सभी डर कर वापस अपने काम में लग गए। रेहान ने ऊपर की तरफ जाती हुई रूहानी को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, अब तो तुम गई रूहानी शर्मा, अब मैं देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। कहकर उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। पिलर के पीछे छुपे हुए वीर और दादी दोनों भौचक्के से रेहान को ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे थे। दादी, मुझे तो लगता है कि मैंने एक खरगोश को एक खूंखार शेर की गुफा में डाल दिया है। वीर ने बेचारी से देखते हुए कहा, अरे तुमने शायद वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। ये नाजुक से दिखने वाली लड़की द रेहान राठौर को चैलेंज कर रही है। जहां रेहान की एक आवाज़ पर अच्छे अच्छों की रूह तक कांप जाती है, वहां इस लड़की ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करने की हिम्मत की है। कुछ तो बात है इस लड़की में। दादी ने स्माइल करते हुए कहा। वही रूहानी ऊपर कॉरिडोर में भागती हुई एक रूम में घुस गई और डोर अंदर से बंद कर ली। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वही रेहान उस रूम के बाहर पहुंचा और एक बार फिर गुस्से से बोला, ओपन द डोर रूहानी शर्मा। नहीं, मैं नहीं खोल रही डोर, कर लो जो करना है, रूहानी ने कहा। वो डोर ओपन करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सोच लो, अगर मैं अंदर आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, रेहान ने उसे धमकाते हुए कहा। रूहानी ने मन ही मन में सोचा, डोर तो लॉक है, भला अंदर कैसे आ सकते हैं। मैं भी यहाँ से तभी निकलूँगी जब ये यहाँ से जाएंगे। ओके, नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। बाहर से रेहान की आवाज़ आई। अब रूहानी को थोड़ा डाउट हुआ कि रेहान इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसे धमकी क्यों दे रहा है। इसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने अपने सीने पे अपना हाथ रखकर सोचा, कहीं ये वाकई तो अंदर नहीं आ जाएंगे। हे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बचा लो इस शैतान से। तभी उसे डोर लॉक खोलने की आवाज़ आई। उसने अपना सिर अपने साइड झुकाकर डोर के नॉब को देखा। उसे घूमते हुए देख उसका दिल धक से रह गया। इससे पहले कि डोर ओपन होता, इसने अपने दोनों हाथों से डोर को प्रेस करना शुरू कर दिया। जब रेहान को महसूस हुआ कि रूहानी अंदर से डोर को बंद करने की कोशिश कर रही है, तो उसने एक झटके से डोर को पूरी तरह से ओपन कर दिया। झटका लगने से रूहानी कई कदम पीछे चली गई। इससे पहले कि वो गिरती, उसने खुद को संभाल लिया। अब वह घबराई हुई नज़रों से रेहान को देख रही थी। रेहान उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। रेहान अंदर आया और उसने डोर को वापस बंद कर दिया। रूहानी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ से पूछा, तो तुम यह डोर क्यों बंद कर रहे हो। कहने के साथ ही रूहानी अपने कदम पीछे ले रही थी। रेहान ने उसे डेविल स्माइल के साथ देखा और अपनी पॉकेट में हाथ डाल धीरे धीरे उसके करीब जाते हुए बोला, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर योर पनिशमेंट। कहते हुए रेहान उसके बहुत करीब आ गया। अब तो रूहानी के पास पीछे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी पीठ अब ग्लास वॉल से लग चुकी थी। उसने एक बार सिर घुमाकर अपने पीछे देखने की कोशिश की, फिर सहमी हुई नज़रों से रेहान को देखने लगी। रेहान का ऐसा उसके करीब खड़ा होना रूहानी को डरा रहा था। रेहान ने अपने दोनों हाथ ग्लास वॉल पर रूहानी के अलग बगल टिका दिए। रेहान उसके ऊपर झुकते हुए बोला, हाँ तो मिस रूहानी शर्मा, अब मेरे सामने कहो जो बोलना चाहती थी।
रूहानी उसके सीने पे हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, आप आपको जो भी बात करनी है दूर रहकर करें, और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि आपको गुस्सा आ जाए। रूहानी शायद अभी तक जानती नहीं थी कि रेहान राठौर है क्या चीज़। उसके सामने बड़ी से बड़ी हस्ती सोच समझकर बात करती थी, और यहाँ रूहानी उसी के घर में उसे ही काफ़ी कुछ बोल चुकी थी। रूहानी के ऐसे धक्का देने से रेहान का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने रूहानी के दोनों हाथ पकड़ ग्लास बॉल से लगा दिए और उसके चेहरे के बहुत करीब आकर अपनी एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ? तुम्हारे जैसी सैकड़ों लड़कियाँ मेरे आसपास घूमती हैं जो सिर्फ मेरी एक नज़र के लिए भी तरसती हैं। एक बार गलती से तुम्हारे करीब क्या आ गया, तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। इस घर में रहना है तो आइंदा से मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि रेहान राठौर हर बार किसी की गलती माफ़ नहीं करता। अब रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसे रेहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने भी रेहान की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके करीब आने का, बल्कि मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। रूहानी की बात सुनकर रेहान के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने रूहानी का हाथ छोड़ दिया और उससे कुछ दूर खड़े होकर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर थोड़े एटीट्यूड के साथ कहा, रियली मिस रूहानी, फिर आप हमेशा मेरे ही रूम में क्यों आ जाती हैं? कहते हुए रेहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए उसे देखा। रूहानी को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई। उसने अपनी नज़रें पूरे रूम में घुमाई। जल्दबाजी में रूहानी ने रूम को ढंग से देखा भी नहीं था। पूरा रूम काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था। वहाँ की हर चीज़ काफ़ी महंगी और इम्पोर्टेंट लग रही थी। बीच में ही बड़ा सा एक किंग साइड बेड रखा हुआ था, जिसके पीछे की वॉल पर रेहान की काफ़ी बड़े साइज की फ़ोटो लगी हुई थी। फोटो में रेहान काफ़ी हैंडसम और हॉट लग रहा था। रूहानी को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसे यह सब देखकर इतना तो समझ में आ गया था कि वह इस वक्त रेहान के बेडरूम में है। यह सोचकर ही रूहानी काफ़ी एम्बर्समेंट फील हो रही थी। वह मन ही मन खुद को गालियाँ दिए जा रही थी कि आखिर क्यों वह हर बार रेहान के ही रूम में क्यों आ जाती है। कभी होटल में, आज तो उसके घर में ही। तभी उसके कानों में एक बार फिर से रेहान की आवाज़ आई, तो अब मैं ये कैसे ना मानूं कि तुम ये सब मेरे करीब आने के लिए कर रही हो। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने उसे गुस्से से देखा, फिर अपने आंसू साफ करके बोली, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपके मेरे करीब आने से मुझे वो काली रात याद आ जाती है जिसे मैं अपनी बुरी याद की तरह अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हूँ। इसलिए आपके करीब आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहकर रूहानी वहाँ से जाने लगी। लेकिन रूहानी का इतना बोलना कभी न कभी रेहान के ईगो को हर्ट किया था, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूहानी जैसे ही उसके बगल से होकर जाने लगी, उसने उसकी बाँह कसकर पकड़ ली और उसे अपने सामने कर उसके फेस के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आइंदा से सोच समझकर बात करना, वरना पछताने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। कहकर उसने झटके से रूहानी का हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। रूहानी ने अपना दूसरा हाथ अपनी बाह पर रख लिए, क्योंकि रेहान ने उसकी बाह बहुत ही कसकर पकड़ी थी, जिस वजह से उसे दर्द भी हो रहा था। उसने एक नज़र रेहान की तरफ गुस्से से देखा और रूम से बाहर निकल गई। रेहानी रेहान को गालियां देते हुई कॉरिडोर में चली जा रही थी। शैतान कहीं का, पता नहीं क्या समझता है खुद को, हाथ है कि पत्थर, कोई ऐसे कसकर पकड़ता है क्या? मन तो करता है कि अभी वो आगे कुछ बोलती, तभी वो वीर से टकरा गई। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, वीर ने उसे अपने हाथों से थाम लिया और उसे सीधा खड़ा करते हुए पूछा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? रूहानी ने खुद को संभाला और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ,
तभी वीर की नज़र रूहानी की बाह पर पड़े निशान पे गई, जो रेहान ने कसकर पकड़ने की वजह से बन गया था। इसने इसने थोड़ा परेशानी से पूछा, रूहानी ये क्या हुआ? फिर कुछ सोचकर, क्या ये रेहान ने, कहकर वीर सवालिया नज़रों से रूहानी को देखने लगा। रूहानी ने चिढ़कर कहा, हाँ, उसी शैतान ने किया है ये। पता नहीं खुद को समझता क्या है, अकड़ो घमंडी शैतान कहीं का। वीर को जहाँ रेहान के इस हरकत पे गुस्सा आ रहा था, वही रूहानी के बोलने के तरीके पर हंसी भी आ रही थी। उसने बात बदलने के इरादे से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर बाद वीर और रूहानी दोनों एक रूम के सामने खड़े हुए थे। वीर ने कहा, ये है तुम्हारा रूम, अब जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, लंच टाइम हो गया है और दादी को भी तुमसे कुछ बात करनी है। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और रूम का डोर ओपन कर जैसे ही अंदर जाने लगी तो उसने नोटिस किया कि उसका रूम उसी फ्लोर पर है जहाँ रेहान का रूम है, और तो और सिर्फ 2 रूम छोड़कर उसका रूम है। उसने रुककर वीर से कहा, सर, क्या मुझे इस फ्लोर के अलावा कहीं और रूम नहीं मिल सकता? वीर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, सॉरी रूहानी, दादी का ऑर्डर है कि उनकी केयर टेकर को एक अच्छा सा रूम दिया जाए और दादी का ऑर्डर यहाँ सबको मानना पड़ता है। अब ये तो वीर ही जानता था कि दादी और वीर की प्लानिंग थी कि उसे ऊपर के फ्लोर पर रूम दिया जाए। वीर की बात सुनकर अब रूहानी भला क्या कह सकती थी। उसने वीर को थैंक्स कहा और अपने रूम में चली गई। वह रूम काफ़ी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। रूहानी ने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था उसके पास खुद का इतना बड़ा रूम होगा। हाँ ठीक है, वह घर में केयर टेकर बनकर आई थी, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से यह रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसका इंटीरियर भी बहुत प्यारा था और सबसे ज़्यादा अच्छा बात तो उसे ये लगा कि रूम के बाहर एक बड़ी सी बालकनी भी थी। रूहानी हैरानी से पूरा रूम देख रही थी। वह अपने आप में बोली, वाह रूहानी, क्या रूम है यार। और फिर बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, और यह बालकनी भी कितनी ज़्यादा स्पेसियस है। सुबह सुबह यहाँ बैठकर चाय पीने का तो अपना ही आनंद है। बस एक चीज़ गलत हुआ, यह रूम उसी फ्लोर पर है जहाँ पर उस शैतान का भी रूम है। खैर छोड़ो, उसे तो देख कर ही अपना रास्ता बदल लूँगी। मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है बस। कभी रूहानी को याद आया कि उसे चेंज करके नीचे भी जाना है। उसने जल्दी से अपने बैग में से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। नीचे वीर और रेहान भी डाइनिंग हॉल में आ गए थे। आज संडे था तो दोनों को ही ऑफिस नहीं जाना था। इस वक्त रेहान ने एक ब्लैक टी शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था। रेहान की पर्सनालिटी भी थी ऐसी कि वो हर तरफ के कपड़े में अट्रैक्टिव लगता था। दादी और दादाजी भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गए थे। दादी ने वीर से पूछा, वीर, यह रूहानी कहाँ रह गई? वह अभी तक नहीं आई। वीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी सीढ़ियों से उसे रूहानी उतरते हुए नजर आई। उसने स्माइल करके कहा, दादी, आ गई रूहानी। दादी ने सीढ़ियों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन कोई और भी था जो सीढ़ियों से आती हुई रूहानी को एकटक देख रहा था। यह रेहान था। रूहानी ने इस वक्त वाइट जेगिंस के साथ में येलो कुर्ती पहन रखी हुई थी। कुर्ती फ्रंट कटी हुई थी। रूहानी ने अपने बालों में एक मैसी बनाया हुआ था और उसके बालों की कुछ लट उसके गालों पे आ रही थी। इस वक्त उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ था। वैसे भी रूहानी का मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस एक हल्का सा लिप ग्लास अपने होठों पे लगाया हुआ था। इस सादगी भरे लुक में भी रूहानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक बच्चों की तरह मासूमियत थी, जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए काफ़ी था। रूहानी दादी के पास आ गई तो दादी ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। रूहानी ने दादी के पास वाली चेयर खींची और उस पर बैठ गई।
अब रूहानी दादी और वीर के बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी और उसके जस्ट सामने रेहान बैठा हुआ उसे ही घूर रहा था। रूहानी ने कहा, सॉरी मैम, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। तो दादी ने तो रूहानी से प्यार से कहा, रूहानी पहले तो बेटा तुम मुझे मैम कहना बंद करो। तुम हम दोनों को दादी और दादाजी कहकर बुला सकती हो। रूहानी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दादी। फिर वीर ने कहा, और तुम मुझे सिर्फ वीर कहकर बुलाया करो, ना कि सर, ओके। और आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स कहकर उसने हैंड शेक करने के लिए रूहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो रूहानी ने भी स्माइल करते हुए उससे हाथ मिलाते हुए कहा, ओके फ्रेंड्स। अब रेहान की नज़रें रूहानी और वीर के हाथों पर थी। उसे पता नहीं क्यों पर गुस्सा आ रहा था। रूहानी ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली। सभी ने अपना लंच करना शुरू कर दिया। बीच बीच में रूहानी और वीर दोनों आपस में बात कर रहे थे। वीर की किसी बात पर रूहानी स्माइल कर रही थी। रेहान काफ़ी देर से उन दोनों को लंच करते हुए घूर रहा था, पर वह दोनों इस बात से अनजान अपने ही बातों में लगे हुए लंच कर रहे थे। वीर काफ़ी ही स्वीट नेचर का था, इसलिए वह जल्दी ही सबसे घुल मिल जाता था। वह रेहान की तरह रूड बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए रूहानी को भी उससे बात करना अच्छा लग रहा था। तभी रेहान अचानक से खड़ा हुआ और कहा, मैंने लंच कर लिया है, और वीर लंच करने की बात तुम मुझे स्टडी रूम में आकर मिलो। लॉस्ट की बात रेहान ने रूहानी की तरफ देखते हुए कहा और वहाँ से चला गया। रूहानी ने एक नज़र जाते हुए रेहान को देखा और वापस अपना लंच करने लगी। स्टडी रूम में रेहान बड़ी सी ग्लास विंडो के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। तभी वीर रूम के अंदर आते हुए बोला, रेहान आज तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि संडे के दिन हम ऑफिस का कोई भी काम डिस्कस नहीं करेंगे। यह सिर्फ हमारा फैमिली टाइम रहेगा। रेहान ने मुड़कर वीर की तरफ देखा और फिर जाकर अपनी चेयर पे बैठ गया और कहा, मैंने तुम्हें आज ऑफिस के काम से रिलेटेड कोई बात डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। तो वीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे कन्फ्यूजन से देखा और फिर उसके सामने वाली चेयर पे बैठते हुए कहा, कोई और काम? और क्या डिस्कस करना है तुम्हें? रेहान पहले तो उसे एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बिना कुछ कहे देखता रहा। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह रूहानी और तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? तो रेहान ने थोड़ा कन्फ्यूजन से पूछा, क्या चल रहा है से तुम्हारा क्या मतलब है? रेहान ने एक गहरी सांस ली और सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, देखो मेरे कहने का मतलब है कि तुम उस लड़की से दूर रहो। वह बस यहाँ पर केयर टेकर की जॉब कर रही है और उसे सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। उससे ज़्यादा घुलने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीर ने गहरी सांस ली और चेयर से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, क्यों? एम्प्लॉय इंसान नहीं होते? क्या हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते? और वैसे भी अब रूहानी मेरी भी दोस्त है, तो तुम मुझे नहीं कह सकते कि मुझे उससे घुलना मिलना चाहिए या नहीं। अब रेहान को वीर की बात पर गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा गुस्से से वीर को देखते हुए कहा, 2 दिन नहीं हुए तुम्हें उससे मिले हुए और तुम्हारी दोस्ती उससे इतनी गहरी हो गई कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानोगे जिसके साथ तुम बचपन से हो। वीर ने शांत लहजे में कहा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने कब मना किया? और एक बात बताओ रेहान, क्या तुम्हारे अलावा मेरी कोई और दोस्त नहीं है? है ना? किसी से तो मेरी दोस्ती कुछ महीनों ही पुरानी है, लेकिन फिर भी है ना? तब तो तुम ऐसा रिएक्ट कभी नहीं किया। फिर मेरी और रूहानी के फ्रेंडशिप पर तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? फिर कुछ सोच कर बोला, वेट, कहीं तुम्हें दिक्कत इस बात से तो नहीं कि रूहानी किसी लड़के से दोस्ती ना करे? क्या मैं सही हूँ? यही बात है ना? वीर की बात सुनकर रेहान कुछ पल के लिए हड़बड़ा गया, लेकिन फिर एकदम से गुस्से से बोला, व्हाट रूबीज, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वह किसी लड़के से दोस्ती करे या लड़की से? मैंने सिर्फ तुम्हारी बात कर रखा था। अब तुम्हें जो करना है वह करो।
मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर वीर वहाँ से उठकर बाहर चला गया और वीर उसे जाते हुए देख स्माइल करने लगा। वह सब समझ रहा हूँ दोस्त, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो अब यही सही। इसी तरह रूहानी को राठौर मिशन आए हुए करीब 15 दिन बीत चुके थे। इस बीच रूहानी पूरी कोशिश करती कि वह रेहान से दूर रहे। अब उसकी बॉन्डिंग दादा दादी के साथ, वीर के साथ भी अच्छी हो गई थी। रेहान पिछले 10 से 12 दिनों में एब्रॉड गया हुआ था। इस वजह से भी रूहानी खुश थी कि उसे बार बार रेहान की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। 2 दिन बाद रेहान वापस इंडिया लौटने वाला था, पर रूहानी को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रेहान यहाँ है या नहीं। उसने तो पूरी तरह से अपना माइंड सेट कर लिया था कि वह रेहान को इग्नोर ही करेगी। रूहानी दादी और दादाजी का पूरा ध्यान रखती, उनके साथ गेम खेलती, गार्डन में उनके साथ वक्त बिताती और दादी के साथ रूहानी मंदिर भी जाती थी। रूहानी के आने से दादी और दादाजी को उस घर में रौनक महसूस होती। उन्हें लगता कि जैसे इस घर में जान सी आ गई है। रूहानी उनका पूरा ध्यान भी रखती, उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का और डॉक्टर से उनके चेकअप का भी। वही वीर उसे अपने साथ में कई बार बाहर भी ले जा चुका था। हाँ, बाहर जाते वक्त रूहानी की प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान भी रखता था। रूहानी दादी के रूम में थी। दादी के पैरों में बहुत दर्द था, तो रूहानी उनके पैरों की मालिश कर रही थी, जिससे दादी को बहुत आराम मिल रहा था। दादी बड़े ही प्यार से रूहानी को देख रही थी। उसके सच्चे दिल से की गई सेवा दादी के दिल को छू जाती थी। इससे पहले कि कोई केयर टेकर उनके लिए आई थी, लेकिन वो सभी प्रोफेशनल होकर अपना काम करती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता था। लेकिन रूहानी सब कुछ दिल से करती थी। दादी इन कुछ दिनों में इतना तो समझ ही गई थी कि रूहानी एक साफ दिल की नेक लड़की है। दादी ने रूहानी से कहा, रूहानी बेटा, क्यों ना आज तुम वीर के साथ जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो। रूहानी ने दादी की तरफ देखा और पूछा, क्यों दादी, मेरे पास तो सब कुछ है। रूहानी को फालतू पैसे खर्च करना पसंद नहीं था और ना कि उसके फालतू के शौक थे। रूहानी की बात सुनकर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, रूहानी ठीक है, मानती हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से शॉपिंग कराना चाहती हूँ। पर दादी, रूहानी ने कहना चाहा, पर दादी ने उसे रोकते हुए कहा, पर कुछ नहीं, तुम जा रही हो बस, दादी ने आदेश देते हुए कहा। अब रूहानी के पास दादी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दादी ने वीर को फ़ोन करके जल्दी घर आने के लिए फ़ोन कर दिया था। रेहान को जेट एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। रेहान नेवी ब्लू सूट के और वाइट शर्ट के काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। हवा में उड़ते हुए उसके बाल उसके फोरहेड पर आ रहे थे। उसने बाहर आकर अपने ग्लासेस लगाए हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसकी गाड़ी जेट से कुछ दूर ही पार्क थी। उसके पीछे पीछे उसका सेक्रेटरी भी चल रहा था। वैसे तो रेहान के असिस्टेंट का सारा काम ज़्यादातर वीर ही संभालता था, लेकिन कभी कभी कम ज़्यादा होने पर वीर का असिस्टेंट रेहान का काम मैनेज करता था। सर, आज मिस्टर कपूर आज ही आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। आपके एम्ब्रॉड जाने की वजह से यह मीटिंग कई बार पोस्टपोन हुई है। अगर आप कहें तो यह मीटिंग आज ही अरेंज करवा दूं या फिर कल के लिए फिर पेंडिंग कर दूं। सेक्रेटरी रेहान के पीछे पीछे चलते हुए बोला, नहीं, आज अभी 1 घंटे में मीटिंग अरेंज करो, मीटिंग आज ही होगी, कहकर रेहान गाड़ी में बैठ गया। शाम को वीर जल्दी घर आ गया था, क्योंकि उसे रूहानी को शॉपिंग के लिए ले जाना था। रूहानी ने कई बार दादी को मनाने की कोशिश की कि वह शॉपिंग पर नहीं जा रही है, लेकिन दादी ने उसकी एक नहीं मानी और ज़बरदस्ती उसे वीर के साथ शॉपिंग के लिए भेज दिया। वीर के साथ रूहानी का टाइम काफ़ी अच्छे से बीतता था, क्योंकि वीर हमेशा किसी न किसी बात पर उसे हंसाता ही रहता था। वीर उसे वहाँ से
वहाँ के सबसे महंगे मॉल में लेकर आया। वह मॉल रॉठौर एम्पायर के अंडर ही आता था। रूहानी हमेशा सिंपल कपड़े ही पहनती थी, इसलिए उसने ज़्यादातर सिंपल कपड़े ही लिए, लेकिन कुछ ड्रेसेस उसने वीर की चॉइस की भी ली। वीर ने उसे थोड़े मॉडर्न कपड़े भी दिलवाए। शॉपिंग करते हुए रात हो गई थी, इसलिए उन्होंने डिनर करके जाने का प्लान किया। वीर और रूहानी दोनों इसी मॉल में बने रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वीर ने रूहानी की तरफ मेनू बढ़ाते हुए कहा, चलो रूहानी, जल्दी से अपनी पसंद का डिनर ऑर्डर करो। रूहानी ने कहा कि तुम अपनी पसंद का भी तो ऑर्डर कर सकते हो ना, तुम हमेशा मेरी पसंद का खाना ही क्यों ऑर्डर करवाते हो। वीर ने कहा, यार रूहानी, खाने के मामले में तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद एक ही है। अब तुम बातों में टाइम पास मत करो, तुम जल्दी से ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। रूहानी ने स्माइल करते हुए मेनू लिया और उसमें से डिशेस देखने लगी। तभी वीर का फ़ोन रिंग करने लगा। वीर ने कॉल अटेंड किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से उसे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो उसने रूहानी से कहा, रूहानी, तब तक तुम खाना ऑर्डर करो, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। यहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। रूहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस मेनू देखने लगी। वीर कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। रूहानी ने वेटर को खाना ऑर्डर किया और वीर के आने का वेट करने लगी। वीर को गए 10 मिनट हो चुके थे, इसलिए रूहानी अपने फ़ोन देखने में बिजी थी। वह इस वक्त माहिरा से चैटिंग कर रही थी। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूहानी इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो सामने रेहान एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ ही उसे देख रहा था। रूहानी रेहान को देख समझ गई कि अब उसकी ज़िंदगी का सुकून खत्म होने वाला है, क्योंकि इतने दिन जो वह सुकून से जी रही थी, अब उसका वही सुकून छीनने के लिए यह रेहान नाम का शैतान वापस आ गया है। यह मेरे साथ यहाँ आई है रेहान। रूहानी कुछ जवाब देती तभी उससे पहले वीर की आवाज़ आई। वीर ने आगे बढ़कर रेहान को गले लगा लिया और उससे दूर होते हुए बोला, तुम 2 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर आज कैसे। रेहान, जो काफ़ी देर से रूहानी को देख रहा था, उसने वीर की तरफ देखकर कहा, हाँ, वहाँ का काम खत्म हो गया था तो वापस आ गया। वीर ने दोबारा पूछा, फिर तुम घर वापस आने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो। तो रेहान ने कहा, इधर मिस्टर कपूर के साथ एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने आया था। मैं जा ही रहा था कि मैंने यहाँ तुम दोनों को देखा तो इस तरफ यहाँ आ गया। रेहान ने वीर से झूठ बोला था कि उसने दोनों को देखा, जबकि उसने सिर्फ रूहानी को देखा था, इसलिए वह यहाँ आया था। वीर ने चेयर खींचते हुए कहा, अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, चलो साथ में डिनर करते हैं, वैसे भी डिनर का टाइम तो हो ही गया है। रेहान ने एक नज़र रूहानी को देखा, जिसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो रेहान के यहाँ होने से अनकंफर्टेबल हो रही है। फिर पता नहीं क्या सोचकर रेहान चेयर खिसकाकर उस पर बैठ गया। कुछ देर में ही वेटर डिनर ले आया और उसने सारा डिनर टेबल पे लगा दिया, फिर वहाँ से चला गया। तीनों ही अपना डिनर सर्व कर खाने लगे। वीर रेहान से कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर डिस्कस भी कर रहा था, क्योंकि काफ़ी वक्त से रेहान इंडिया में नहीं था। रूहानी चुपचाप सिर झुकाए अपना खाना खा रही थी, उसे उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वीर की नज़र रूहानी पे गई तो वो काफ़ी शांति से अपना खाना खा रही थी। वीर ने रूहानी को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मिस बकबक, तुम इतना चुप चुप क्यों हो, वरना तुम तो 1 मिनट भी चुप रहने वालों में से नहीं हो। रूहानी ने अपना सिर उठाकर वीर की तरफ देखा और उसे देख स्माइल करते हुए बोली, वीर, तुम अपनी बातों में बिजी थे, इसलिए मैंने बीच में बोलना सही नहीं समझा, बस इसलिए। और मुंह बनाते हुए बोली, और मैं कब से ज़्यादा बात करती हूँ, कितना तो कम बोलती हूँ। रूहानी की बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, बस करो रूहानी, कितना झूठ बोलती हो,
हाँ, पर तुम ना ऐसे बक-बक करती ही अच्छी लगती हो। ऐसे शांत रहना तुम्हें सूट नहीं करता। वीर की बात सुनकर रूहानी को हंसी आ गई। वही रेहान हैरानी से दोनों के बीच की बॉन्डिंग देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे रूहानी को ऐसे वीर से हंस हंस कर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वीर का फ़ोन दोबारा रिंग करने लगा, तो नंबर देखकर वीर कॉल अटेंड करने बाहर चला गया। इस बीच रूहानी ने एक बार भी रेहान की तरफ नहीं देखा। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वही रेहान अपना डिनर करते हुए बीच बीच में उसे ही देख रहा था। उसे रूहानी के उसे ऐसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसे उतने इफ़ेक्ट क्यों कर रही है, जबकि वो खुद इस लड़की से दूर रहना चाहता था। तभी 5 मिनट बाद वीर वापस आया और उसने रेहान से कहा, रेहान, मुझे भी अर्जेंट कहीं जाना होगा, तो क्या तुम रूहानी को अपने साथ घर ले जाओगे? वीर की बात सुनकर रेहान ने कुछ बोलना चाहा, पर तभी रूहानी ने कहा, वीर कोई बात नहीं, मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। वीर ने उसे समझाते हुए कहा, रूहानी, रात बहुत हो चुकी है और तुम्हारा इस तरह से अकेले जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो तुम रेहान के साथ घर चली जाना। रेहान भी तो घर ही जा रहा है। उसकी बात पर रूहानी कुछ कहती, तभी वीर का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर डाली और रूहानी से कहा, मैं चलता हूँ, तुम प्लीज़ अकेले जाने की कोशिश मत करना। कहकर रेहान वहाँ से चला गया। रूहानी उसे देखती ही रह गई। वो किसी भी कीमत पर रेहान के साथ नहीं जाना चाहती थी। रेहान अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला, मैं पार्किंग एरिया में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। और उसके बाद वह भी बाहर निकल गया। अब तो रूहानी का मन कर रहा था कि वह चिल्ला चिल्ला कर कहे कि उसे रेहान के साथ नहीं जाना, किसी भी कंडीशन में नहीं जाना, और वह कर भी क्या सकती थी। उसे भी पता था कि उसका अकेले जाना सेफ नहीं है, और वह जब भी राठौर मेंशन से बाहर निकलती थी तो हमेशा वीर के साथ ही निकलती थी। रेहान गाड़ी में बैठ रूहानी का वेट कर रहा था। उसने अपने ड्राइवर को घर भेज दिया था। अब वह गाड़ी खुद ही ड्राइव करने वाला था। रूहानी धीरे धीरे चलती हुई रेहान की गाड़ी की तरफ आ रही थी। उसने अपनी नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखा, जो एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और अपना फ़ोन चला रहा था। रूहानी ने एक लंबी सांस ली और ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या कर रहे हैं आप भी? यह सच्ची जब बच्ची सुकून से रह रही थी, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, जो इस शैतान को वापस यहाँ भेज दिया। रहने देते कुछ महीने और, वही अब्रॉड में। यहाँ पर आकर तो मेरी ज़िंदगी की बैंड ही बजाएगा ये आदमी। पर मैं भी अब इससे डरने वाली नहीं हूँ। अगर इसने अब फिर मुझे कुछ उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं ना इसके मुंह ही तोड़ दूंगी। हाँ। तभी रेहान ने रूहानी की तरफ देखा, जो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, इसे क्या पागलपन के दौरे पड़ते हैं जो खुद से ही बातें कर रही है। उसने फिर जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया, जिससे रूहानी एकदम से चौंक गई। उसने देखा कि रेहान उसे ही घूर रहा था। रेहान को देख रूहानी को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, लेकिन फिर वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर आगे बढ़ी और गाड़ी का पिछला डोर ओपन कर पीछे बैठने लगी। तभी रेहान ने कहा, रूहानी शर्मा, क्या तुमने मुझे अपना ड्राइवर बना लिया है, जो बड़ी शान से पीछे बैठ रही हो? चुपचाप आगे आगे आकर आगे बैठो। ड्राइवर? तुम्हें तो मैं अपना चौकीदार भी ना रखूं, खड़ूस राठौर। रूहानी मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली और आगे आकर बैठ गई। रेहान ने एक तिरछी नज़र से रूहानी की तरफ देखा और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया कि वो उसे ही मन भर भर के गालियां दिए जा रही है। रेहान ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से गाड़ी दौड़ाने लगा। रेहान जानबूझकर गाड़ी की स्पीड तेज करते जा रहा था, जिससे रूहानी की हालत डर से खराब होती जा रही थी, पर वो अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने दे रही थी। पर रेहान अच्छी तरह से जानता था कि रूहानी को गाड़ी की तेज स्पीड से घबराहट हो रही है। उसके फेस पे एक तिरछी स्माइल थी।
उसने रूहानी से पूछा, तुम्हारी और वीर की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी नहीं हो गई? मतलब इतने कम वक्त में इतनी अच्छी बॉन्डिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। रूहानी रेहान की बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा, कहना क्या चाहते हैं आप? रेहान सामने देखते हुए बोला, अब मतलब की बात करूं तो तुम्हारे और वीर के बीच सिर्फ दोस्ती ही है ना, या? अब रूहानी का पारा हाई हो गया। उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए फेक स्माइल के साथ कहा, मिस्टर राठौर, हमारे बीच वैसे तो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन अगर कुछ और होता भी तो उससे आपको क्या? रूहानी की बात सुनकर रेहान के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, तुम वीर से दूर रहो, समझी? रूहानी ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या अब आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किससे पास रहना है और किससे दूर? रूहानी का जवाब रेहान के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी था। उसने गाड़ी की स्पीड फुल कर दी। अब रूहानी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो डर से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर राठौर, गाड़ी की स्पीड कम कीजिए प्लीज़। लेकिन रेहान ने उसके जैसे कोई बात सुनी ही नहीं थी। रूहानी अब डर से कांप रही थी। वो बार बार रेहान को गाड़ी की स्पीड कम करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन रेहान गाड़ी की स्पीड को दौड़ाए जा रहा था। तभी रूहानी ने देखा एक ट्रक उनके बहुत करीब आ गया था। रूहानी अपनी आंखें बंद किए जोर से चिल्लाई, रेहान, स्टॉप द कार। रेहान ने जैसे ही रूहानी के मुंह से अपना नाम सुना, उसने झटके से कार रोक दी। आज रेहान ने पहली बार रूहानी के मुंह से अपना नाम सुना था, जिस वजह से उसे अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हो गया था। उसने रूहानी की तरफ देखा, जो अपनी आंखें कसकर बंद किए और अपने दोनों कानों पे अपने हाथ रखे रो रही थी। वो पूरी तरह से डर से कांप रही थी। अब रेहान को महसूस हुआ कि उसने इस लड़की को कितना डरा दिया था। रेहान ने जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, रूहानी जल्दी से डोर ओपन कर बाहर निकल गई। रेहान भी गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आया और उसने सड़क के किनारे चल रही रूहानी के पीछे पीछे जाने लगा। उसने रूहानी को 2 से 3 बार आवाज़ दी, लेकिन रूहानी गुस्से में थी। वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। रेहान गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, रूहानी शर्मा, चुपचाप गाड़ी में आकर बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूहानी रेहान की तरफ मुड़ी और रोते हुए बोली, आपसे बुरा कोई है भी नहीं मिस्टर राठौर। वो वापस मुड़कर जाने लगी। अब रेहान को उस पर फिर से गुस्सा आने लगा और वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, ओके फाइन, नाउ यू आर फोर्सिंग माई योरसेल्फ। वो आगे बढ़ा और जाकर उसने ज़बरदस्ती रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रूहानी उसकी गोद से उतरने के लिए कसमसाने लगी और रेहान के सीने पे मारते हुए बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर राठौर, आप ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पर रेहान ने उसे छोड़ने की बजाय और कसकर पकड़ लिया। उसने गाड़ी का डोर ओपन किया और रूहानी को आगे वाली सीट पर करीब धकेल दिया और डोर बंद कर दूसरी तरफ से आकर अपनी सीट पर बैठ गया। रूहानी गाड़ी का डोर ओपन करने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाना आपके साथ। रेहान ने उसकी बाह पकड़ उसे अपने करीब खींचा और उसके चेहरे के करीब आकर कहा, मैं तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी हरकतें मुझे गुस्सा दिला जाती हैं। रूहानी गुस्से और डर से रेहान की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी रोने की वजह से, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने सुबकते हुए ही कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेले जाओगी, वो भी इतनी रात को? शायद तुम ये भूल रही हो कि जिससे बचने के लिए तुम मेरे मेंशन में रह रही हो, वो तुम्हें पूरे शहर में पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पर कर पाओगी अकेले उसका सामना? विक्रांत राजावत, यही है ना वो जिससे तुम बचकर भागी थी उस रात?
विक्रांत राजावत का नाम सुनकर रूहानी की आंखों में जो गुस्सा था उसकी जगह अब सिर्फ डर नजर आने लगा। उसकी पूरी बॉडी डर से कांप रही थी। रूहानी ने रेहान का विरोध करना बंद कर दिया था। वो अपनी कांपती आवाज़ में बोली, मुझे घर जाना है। कहते हुए रूहानी किसी छोटी बच्ची की तरह मासूम लग रही थी जो डर से कांप रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसके होंठों को कांपना देख रेहान को वही रात याद आ गई जब रूहानी उसके रूम में आई थी। उस वक्त भी रूहानी ऐसे ही डर से कांप रही थी। उसे रूहानी के करीब बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा था। वो एक बार फिर उसके मुलायम होठों की तरह अट्रैक्टिव हो रहा था। वो धीरे धीरे रूहानी के चेहरे की तरफ झुकने लगा। जब रूहानी ने रेहान को ऐसे अपने करीब आते हुए देखा तो वो उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। स्ट्रॉन्ग रेहान के सामने रूहानी बहुत ही कमज़ोर थी। रेहान उसके होठों के बहुत करीब था। जब उसने रूहानी के गालों पे आंसू का कतरा नजर आया, उसने रूहानी की आंखों की तरफ देखा जो उसने कसकर बंद की हुई थी और उसमें से आंसू बहकर उसके गालों पर आ रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। उसने झटके से रूहानी की बाह छोड़ दी और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। उसने अपने बालों में अपना हाथ फेरा और फ्रस्ट्रेशन में बोला, ये ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस लड़की को देख ऐसे कैसे बहक सकता हूँ? उस रात मैं नशे में था लेकिन आज तो मैं पूरे होश में हूँ। फिर मैं क्यों उसके करीब जा रहा था? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द काम कामनी से हमारी शादी की बात करनी होगी और उसे जल्द ही इंडिया वापस आने के लिए कहना होगा। फिर कुछ सोचकर रेहान वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी ड्राइव कर वहाँ से निकल गया। रेहान ने गाड़ी मैंसन में मैन एंट्रेंस पर जाकर रोकी। पूरे रास्ते रूहानी चुपचाप विंडो से बाहर देखती रही। जैसे ही उसने देखा कि वो मैंसन आ गए हैं, वो जल्दी से डोर खोलकर बाहर निकल गई। उसने एक बार भी रेहान की तरफ नहीं देखा जो उसे ही देख रहा था। रेहान तब तक रूहानी को देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। रूहानी के जाते ही रेहान भी गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए दादा और दादाजी सो चुके थे। रूहानी जल्दी से अपने रूम में आई और डोर लॉक कर बेड पर औंधे मुँह गिर गई। इतनी देर से जो उसने अपने आप को रोने से रोका हुआ था, लेकिन अब जैसे उसके दिल का दर्द उसके आंसू बनकर बहने लगे, वो तकिए से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। उसे आज अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि काश कोई उसे भी इतना प्यार करता कि वो उसे हमेशा इस बुरी दुनिया से प्रोटेक्ट करता। उसकी बाहों में वो खुद को बहुत ही सेफ महसूस करती। वही रेहान शावर के नीचे आंखें बंद किए हुए खड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथ सामने दीवार पर टिकाए हुए थे। उसके ज़हन में बार बार रूहानी के साथ बिताए हुए पल घूम रहे थे जो उसे बहुत बेचैन कर रहे थे। रूहानी को नम खूबसूरत आंखें, उसके कांपते गुलाबी मुलायम होठ। उसने महसूस किया था कि जब से वो उस रात रूहानी के करीब आया था, उसने एक बार भी कामनी के बारे में नहीं सोचा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों वो रूहानी का वीर से हंसकर बात करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका कोई रिश्ता भी नहीं है रूहानी से, फिर चाहे वो किसी से भी बात करे, लेकिन वो किस हक से उस पर गुस्सा करता है? क्यों दूर नहीं रह पा रहा है वो रूहानी से? उसे देखते ही उसे क्या हो जाता है? रेहान काफ़ी देर तक ऐसे ही शावर के नीचे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक टी शर्ट के साथ ट्राउजर पहन रखा हुआ था जो उसे काफ़ी कूल लुक दे रहा था। वो कुछ देर के लिए बालकनी की तरफ चला गया। बाहर की फ्रेश हवा उसे काफ़ी सुकून पहुंचा रही थी। कुछ देर तक वो रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए सामने कहीं शून्य में देख रहा था। जब उसे काफ़ी देर हो गई तो वो वापस अंदर जाने के लिए पलटा ही था कि उसे दूसरे रूम की बालकनी में रूहानी झूले पर बैठे ही
सोते नजर आई। रेहान की बालकनी से रूहानी के रूम की बालकनी साफ नजर आती थी। रेहान के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही अपने हाथ अपने सीने पर बांधे एकटक रूहानी को देखता रहा। चाँद की चांदनी में रूहानी का सोने सा चमकता हुआ रंग और भी निखरा हुआ नजर आ रहा था। कुछ पलों के लिए तो रेहान उसके मासूम से चेहरे में खोस आ गया था। तभी रेहान को होश आया कि वो काफ़ी देर से रूहानी को देखे जा रहा है। उसने मन ही मन कहा, मैं इस लड़की की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? मुझे इससे दूर रहना चाहिए। सोचकर वो पलटा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया और वो दोबारा रूहानी की तरफ देखने लगा। रूहानी झूले पर बिल्कुल सिकुड़ कर सो रही थी। उसे ऐसे सोते देख रेहान समझ गया कि उसे इस वक्त ठंड लग रही है, क्योंकि बाहर रात बढ़ने के साथ ठंड भी बढ़ गई थी। रेहान खुद में ही बड़बड़ाया, ये ऐसे बाहर सोएगी तो कल रात जरूर बीमार पड़ जाएगी। पर ये बाहर सो क्यों रही है? उसने रूहानी को जगाने के लिए 2 से 3 बार आवाज़ दी, लेकिन रूहानी काफ़ी गहरी नींद में थी, इसलिए रेहान की आवाज़ देने पर भी वो नहीं जाग पाई। रूहानी की दो ही कमजोरी थी कि एक तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और दूसरा अगर वो सो गई तो उसे नींद से जागना बहुत मुश्किल था। उसे अपनी नींद बहुत प्यारी थी। रेहान ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, दुनिया के सारे जानवर बेचकर सो रही है, मुझे ही अब कुछ करना होगा। सोचकर वो वापस अपने रूम में आया और ड्रावर से मास्टर की निकालकर अपने रूम से बाहर निकल गया। इस मास्टर की से पूरे मैंसन के रूम के लॉक खुल सकते हैं। ये मास्टर की हमेशा रेहान के रूम के ड्रॉवर में ही रहती है। रूहानी ठंड से सिकुड़ती ही जा रही थी। नींद में उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ सो रही है, इसलिए नींद में जैसे ही वो करवट बदलने लगी तभी वो नीचे गिरने को हुई। तभी किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। ये रेहान था, जो अभी अभी रूहानी के रूम की बालकनी में आया ही था कि उसने देखा कि रूहानी नीचे गिरने वाली थी, तो उसने फुर्ती से रूहानी को अपनी बाहों में थाम लिया। रूहानी को अपनी बाहों में थाम रेहान ने जैसे एक चैन की सांस ली। उसे हैरानी हो रही थी कि अभी भी रूहानी की नींद नहीं टूटी थी। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो पूरी कुंभकर्ण की बहन है, इसे ये भी होश नहीं है कि इस वक्त ये कहाँ सो रही है। सोचकर रेहान ने अपना सर नाम में हिलाया और रूहानी को अपनी गोद में लेकर रूम में आ गया। फिर उसने संभल कर रूहानी को उसके बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया। रेहान एक बार फिर रूहानी के मासूम चेहरे में खो गया। उसने अपने हाथ की उंगलियों से रूहानी के चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान में पीछे किया। रेहान की उंगलियों के टच से रूहानी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई है। रूहानी को नींद में मुस्कुराता देख रेहान जैसे उसमें होश आ गया। रेहान के अंदर एक बार फिर रूहानी को किस करने की इच्छा बढ़ने लगी। आज से पहले उसने ऐसे कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वो धीरे धीरे रूहानी के फेस की तरफ झुकने लगा। रूहानी के करीब पहुंचकर उसे उसकी भीनी भीनी खुशबू आने लगी, जो उसे मदहोश करने लगी। अब दोनों के होठों के बीच का फासला काफ़ी कम रह गया था। तभी रूहानी ने नींद में करवट ली। रेहान एकदम से पीछे हो गया। वो खड़ी होकर लंबी सांसें ले रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाने वाला था। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए मन ही मन कहा, इस लड़की को देखकर मुझे आखिर हो क्या जाता है। फिर रूहानी की तरफ देखते हुए, उफ, ये लड़की नींद में भी मुझे सेड्यूस कर सकती है। उसने अपने मन में आ रहे विचारों को झटका और रूहानी के रूम से बाहर निकल गया। दूसरा दिन रेहान आज ऑफिस जल्दी गया था। उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। आज सुबह रूहानी का सामान रेहान से नहीं हुआ, इसलिए उसका मूड भी अच्छा था।
रूहानी ने आज दादी और दादाजी के लिए अपने हाथों से स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट के बाद तीनों ने जमकर गेम खेला। दादी और दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करने से रूहानी अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। शाम को रूहानी दादी के साथ गार्डन में टहल रही थी और दादी के ढेर सारी बातें भी कह रही थी। दादी ने रूहानी से पूछा, रूहानी बेटा, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी हॉबी क्या क्या है। तो रूहानी ने कुछ सोचते हुए कहा, दादी, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और सिंगिंग मेरा शौक़ है। आपको पता है, मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत सारे प्राइज भी जीते सिंगिंग में। दादी ने स्माइल करते हुए उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, अच्छा, तो चलो एक सॉन्ग तुम मुझे गाकर सुनाओ, मुझे भी तो पता चले हमारी रूहानी कितना अच्छा गाती है। तो रूहानी थोड़ा सा शर्मा गई। उसने कहा, दादी, अब छोड़ो भी ना, मैं आपको फिर कभी गाना सुनाऊंगी। तो दादी ने झूठी नाराज़गी के साथ कहा, नहीं, मुझे अभी गाना सुनना है, अभी सुनाओ वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। रूहानी ने मुस्कुराते हुए दादी की तरफ देखा और फिर खड़ी हो गई। फिर उसने दादी से कहा, दादी, ठीक है, आज मैं आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाऊंगी जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। दादी ने खुश होते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर रूहानी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ गई। रूहानी अपनी मीठी सी आवाज़ में गाना गाने लगी और इस गाने को ऐसे गा रही थी जैसे फील कर रही हो। गाते हुए रूहानी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। वो ये सॉन्ग गाते हुए वहाँ पर लगे हुए फूलों को अपने हाथों से छू रही थी, जैसे इन फूलों की कोमलता को महसूस कर रही हो। रूहानी अब दादी के दोनों हाथ पकड़कर गा रही थी। सॉन्ग गाते वक्त रूहानी के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, जिसे देख दादी मुस्कुराए बिना रह ना सकी। रूहानी ने इस वक्त एक वाइट कुर्ता और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसके खुले हुए बालों की लट उसके खूबसूरत चेहरे पे आकर उसे और भी खूबसूरत बना रही थी और उसके माथे पे लगी हुई छोटी सी काली बिंदी जैसे उसकी खूबसूरती को बुरी नज़र से बचाने के लिए काले टीके का काम कर रही थी। रूहानी अपनी ही धुन में गाए जा रही थी। गाना गाते वक्त वह अलग ही दुनिया में चली जाती थी, अपने ही ख्यालों की दुनिया में। वह गाते वक्त अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई। जैसे ही वह पलटी तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और उसके नीचे गिरने से पहले ही किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। रूहानी ने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा जो रेहान था और रेहान अपनी गहरी नज़रों से रूहानी को ही देखे जा रहा था। कुछ पल तो रूहानी भी रेहान की आंखों में खो सी गई, लेकिन जब उसे अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ, वो जल्दी से सीधी खड़ी हुई और दादी से कहा, दादी, मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जा रही हूँ, कहकर वो भाग गई। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।